सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 8 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज लेट हो गए तो क्यों हो गए वो मैं बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा, अभी उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी अक्टूबर महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? तो आंसर होगा विराट कोहली ने। कौन से महीने के लिए? अक्टूबर महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं विराट कोहली। वहीं महिलाओं में अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान की ऑलराउंडर है निदा डार, उनको चुना गया है। तो अक्टूबर महीने के लिए मेंस का और वुमेन्स का दोनों याद रखना है। आईसीसी की बात करें, स्थापना होती है 1909 में, हेडक्वार्टर दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में। चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, ये न्यूजीलैंड के हैं। और सीईओ जॉफ अलार्डिस है। इतना आपको यहां से याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। अब बताइए, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष यानी कि नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा किशोर कुमार बसा। तो अभी प्रोफेसर किशोर कुमार बसा को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे भारतीय राष्ट्रीय परिसंघ और मानव विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष भी हैं, जो कि भारत का सबसे बड़ा मानव विज्ञान संघ है। तो इनका नाम आप याद रखना, किशोर कुमार बसा राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बन गए। अभी आपको याद है फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने थे? सुब्रकांत पांडा। संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति की अध्यक्ष बनी है शेफाली जुनेजा। और अभी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे जक्षय शाह। अच्छा, स्मारक से एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप होमवर्क प्रश्न है आपका। देश का पहला भूकंप स्मारक जिसे कहते हैं स्मृति वन, यह भी प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था। आप बताओ कहां पर है ये? हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी किसे इस साल के उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित नहीं किया जाएगा? नहीं पूछ रहे हैं तो उत्तर होगा इसका अमित दास गुप्ता। तो अभी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं कौन? पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने इस साल के उत्तराखंड गौरव सम्मान की घोषणा कर दी है। तो 5 लोगों को इस साल के उत्तराखंड गौरव सम्मान के लिए चुना गया है। अब वो 5 लोग कौन हैं? एक तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी, और पूर्व रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत, कवि और लेखक गिरीश चंद्र तिवारी, पत्रकार और साहित्यकार वीरेन डंगवाल। ये जो लास्ट के 3 नाम हैं, इन्हें मरणोपरांत मिलेगा ये सम्मान। और इन सब में बिपिन रावत जी का नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं इनसे, जैसे कि आपने पढ़ा होगा अभी अरुणाचल प्रदेश के किबिथू मिलिट्री कैंप का नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया है। हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे ये, पद्म विभूषण इस साल मिला इन्हें। अच्छा, वैसे हमारे दूसरे नंबर के अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बन गए हैं? ये नया अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न है। तो आंसर होगा अनिल चौहान। तो उनका नाम भी आपको याद रखना है। बढ़ते आगे। अब बताओ, हर साल राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 7 नवंबर को। तो हर साल कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत में 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इसको 2014 में मनाया हमने। अच्छा, 7 नवंबर को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि नोबेल पुरस्कार विजेता मैरी क्यूरी की जयंती होती है इस दिन। और उनकी जयंती को क्यों मनाते हैं? क्योंकि मैरी क्यूरी के कार्यों से कैंसर के इलाज के लिए रेडियोथेरेपी का विकास हुआ था, इसीलिए। अब कैंसर नाम सुनते ही आपको याद आएगा एक वर्ल्ड कैंसर डे भी तो होता है, वो हम 4 फरवरी को मनाते हैं। एक वर्ल्ड लंग कैंसर डे भी तो होता है, वो हम 1 अगस्त को मनाते हैं। और इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे भी होता है, वो हम 15 फरवरी को मनाते हैं। चलो बताओ, अभी किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कैंसर से बचाव के लिए होप एक्सप्रेस की घोषणा की थी? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। और अभी आपको याद होगा भारत ने पहली सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ स्वदेशी वैक्सीन को लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या है? क्वाड्रिवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन। और इसको किसने बनाया? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। अच्छा, स्टडी ऑफ कैंसर, कैंसर की स्टडी को क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। अभी नवंबर की बात करोगे तो 1 नवंबर को वर्ल्ड वैगन डे मनाया हमने। 3 नवंबर को पहला अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व मनाया। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया। और अब ये 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मना रहे हैं, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, किस दिन शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा 15 नवंबर को। तो शिक्षा मंत्रालय ये देश भर के स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा।
आपको याद हो तो 2021 में केंद्र सरकार ने बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति को समर्पित 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया था। और 15 नवंबर को स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और देश के सम्मानित आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती भी होती है। बिरसा मुंडा ये पूरे भारत में आदिवासी समुदायों के द्वारा भगवान के रूप में पूजनीय है। उन्हें धरती आबा यानी कि पृथ्वी के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अभी इसी साल बिरसा मुंडा जी के ऊपर 2 बुक्स आपने पढ़ी होंगी। एक बुक का नाम है द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, उसको लिखा था तुहिन एस सिन्हा और अंकिता वर्मा ने। और एक और बुक आई थी बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, उसको लिखा है प्रोफेसर आलोक चक्रवाल ने। आपको याद है उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पर रख दिया गया। और अगले साल जो हॉकी वर्ल्ड कप होंगे वो यहीं पे होंगे। और बिरसा मुंडा के नाम पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। अब ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न है कि इनके नाम पे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कहाँ पर है। और अगर डेली आप हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे तो वहाँ पे इन स्टैटिक क्वेश्चंस को हम लोग कवर करते हैं कई बार, तो इस प्रश्न का डेफिनेटली आप उत्तर दे पाओगे। अभी इंतजार करता हूँ आपके उत्तर का। और अगर वो रिवीजन वाला वीडियो आपने देखना शुरू नहीं किया तो देखना शुरू करें आप। अभी हम बढ़ते आगे। फिर बताओ, फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 के अनुसार कौन सी कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभरी है? तो आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 के अनुसार जो मुकेश अंबानी है उनके नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज काम करने के लिहाजा से भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता और दुनिया की 20वीं सबसे अच्छी फर्म है। और 2,30,000 कर्मचारियों के साथ रिलायंस टॉप 100 में एकमात्र भारतीय कंपनी है। वहीं वर्ल्ड रैंकिंग में बात करोगे तो टॉप पर है साउथ कोरिया की सैमसंग, उसके बाद अमेरिका की माइक्रोसॉफ्ट, फिर IBM, फिर अल्फाबेट, फिर एप्पल वगैरह आती है। अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्रीज से अभी करंट अफेयर्स में आपने एक प्रश्न पढ़ा था कि अभी इसके स्वतंत्र निदेशक कौन बने थे? KV कामत बने थे। और आपको याद हो तो मुकेश अंबानी ने कहा है कि वो भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ पे बनाएंगे? तो आंसर होगा गुजरात के हजीरा में। वैसे अभी रिलायंस जियो के नए चेयरमैन उनके बेटे हैं आकाश अंबानी, जो कि अभी टाइम मैगजीन की टाइम 100 नेक्स्ट की लिस्ट में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय बने थे। ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ ये आपने करंट अफेयर्स में पढ़े हैं, कुछ भी नया नहीं बता रहा हूँ। क्योंकि जो नए नए स्टूडेंट्स हमसे जुड़ रहे हैं वो कई बार कमेंट करते हैं कि आप एक ही क्वेश्चन के साथ इतना सारा बता देते हो तो मेन क्वेश्चन पे फोकस नहीं रहता है। तो उनको एक बार बता दूं कि मैं आपको नया कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, जो आपने पीछे करंट अफेयर्स में पढ़ा है सिर्फ वही रिवाइज करा रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। तो जब कुछ नया बताया ही नहीं तो आपका क्वेश्चन से फोकस कैसे हटेगा? और ये जो पॉइंट्स है ये मैं आपको बार बार बताऊंगा। जब भी इससे संबंधित प्रश्न आएगा, जैसे रिलायंस का फिर कोई संबंधित प्रश्न आएगा, ये सारे पॉइंट फिर से बताऊंगा। तो इससे तो आपको बेनिफिट ही होगा। जब एक ही चीज को आप बार बार सुनोगे वो आपको याद होएगा, आपके माइंड में पहले से क्लिक कर जाएगा। आप अपने माइंड को कमजोर मत समझो, वो बहुत स्ट्रांग है, आपकी सोच से भी ज्यादा स्ट्रांग। अपने आप को कमजोर सोच के कमजोर मत बनाओ कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा, ये कैसे होगा। हाँ, हो सकता है पहले आप जहां पढ़ते हो शायद वहां पे ऐसा ना हुआ हो, इसलिए आपको थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन आप कॉन्टिन्यूटी बनाए रखो। या जो स्टूडेंट्स हमसे काफी समय से जुड़े हुए हैं आप उनसे एक बार पूछो कमेंट बॉक्स में जाकर के, या वो खुद आपको बताएंगे कि मेरे दोस्त ऐसा नहीं है, लेकिन कॉन्टिन्यूटी आपको रखनी पड़ेगी। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में 1000 T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा सूर्य कुमार यादव। तो भारतीय बल्लेबाज हैं सूर्य कुमार यादव, और ये अभी एक कैलेंडर ईयर में 1000 T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। और अगर आप देखोगी तो एक कैलेंडर ईयर में 1000 T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले इतिहास में वे केवल दूसरे खिलाड़ी हैं। तो पहले कौन है? पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान। आपको याद है अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि T20 वर्ल्ड कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने थे? अयान खान बने थे, वो यूनाइटेड अरब अमीरात के हैं। और जो T20 वर्ल्ड कप होगा फॉर ब्लाइंड प्लेयर्स, और ये होगा कहाँ पे? ये भारत में होगा। अभी इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? युवराज सिंह बने थे। और याद रखना 2023 में महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का जो पहला संस्करण है वो कहाँ पे होगा? साउथ अफ्रीका में होगा। और एक प्रश्न तो मैं आपको हमेशा पूछता हूं जब भी T20 की बात होती है कि 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने? कि रोन पोलार्ड बने, वेस्ट इंडीज के हैं। जबकि 600 T20 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने थे ड्वेन ब्रावो,
ये भी वेस्ट इंडीज के हैं। तो इतना आप याद रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, वर्ष 2021 के लिए कितनी नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आंसर होगा 51। तो अभी 7 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति जो है हमारी द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने 51 नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ये जो पुरस्कार है ये नर्सों और नर्सिंग स्टाफ को उत्कृष्ट समाज सेवा के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1973 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। वैसे अभी हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है? मनसुख मांडविया। आप जानते हो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में, जिनको आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। इनका जन्म हुआ था 12 मई 1820 को इटली में हुआ था। इसीलिए तो आप 12 मई को इंटरनेशनल नर्सिंग डे के रूप में मनाते हो। और एक नेशनल डॉक्टर डे भी मनाते हैं हम 1 जुलाई को। चलो मुझे बताओ, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? भारतीय कोकिला सरोजिनी नायडू जी को, जो हमारी पहली महिला गवर्नर भी थी। और नर्सिंग से मुझे याद आ रहा है एक नाम, नरसिंह पेट्टई नागस्वम, जिसको अभी जीआई टैग मिला था। बता सकते हो ये किस राज्य का वाद्य यंत्र है? तो आंसर होगा तमिलनाडु का। तो याद रखना ये सारे फैक्ट्स, बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन ये कहाँ पे होगा? ये होगा गोवा में, 20 से लेके 28 नवंबर 2022 तक। गोवा के कैपिटल पणजी में होगा ये 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। उद्देश्य क्या है? दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान करना। इसका आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय और गोवा राज्य सरकार मिलकर के करेगी। इससे पहले जो 52वें नंबर का हुआ था वो भी हुआ था गोवा में। अब बात गोवा की है तो ये रहा मैप में गोवा। देखो, गोवा की कैपिटल पणजी है और पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? मांडवी नदी के किनारे। मुख्यमंत्री यहाँ के प्रमोद सावंत हैं। और याद रखना, अभी नवा आयुर्वेद सम्मेलन और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी कौन करेगा? गोवा करेगा। और अगले साल जो 37वें नंबर के जो नेशनल गेम्स होंगे, राष्ट्रीय खेल, वो गोवा में होंगे। अभी कहाँ पे हुए थे? 36वें नंबर के राष्ट्रीय खेल वो गुजरात में हुए थे। और आपको याद हो तो इस साल हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने गोवा के पणजी में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया था और इसे नाम दिया था धरोहर, जो कि एक ब्लू कलर की बिल्डिंग है जिसे पुर्तगाली शासन में अल्फानडेगा के नाम से जाना जाता था। और यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल संहिता, ये एकमात्र गोवा में ही लागू है। ये पॉइंट भी याद रखना। अभी देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य ये गोवा ही बना है और गोवा में ही भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क विकसित किया जाएगा। अच्छा, गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चला था? 1961 में विजय, ऑपरेशन विजय। याद रखना ये सब, बढ़ते आगे। चलो बताओ, कोप 27 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो आंसर होगा भूपेंद्र यादव ने। कोप 27 आपको पता है 2022 नवंबर में इसका आयोजन किया गया। कहाँ पे? इजिप्ट में, मिस्र के शर्म अल शेख में। और याद रखना, इसमें भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? हमारे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। इसका उद्देश्य क्या है कोप 27 का? जलवायु आपातकाल से निपटने के लिए महत्वपूर्ण कई मुद्दों पर कार्रवाई करने पर ध्यान केंद्रित करना। और इसका विषय है लोगों और ग्रह के लिए उद्धार, यानी कि डिलीवरिंग फॉर पीपल एंड प्लैनेट। आपको याद है पिछले साल कोप 26 हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में। अभी जो हो रहा है कोप 27 2022 में इजिप्ट में, और अगले साल 2023 में कोप 28 होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। अभी 2022 की बात करें, जैसे कि G20 की अध्यक्षता ये इंडोनेशिया के पास है, अगले साल भारत के पास होगी। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता उज्बेकिस्तान के पास है, 2022 में बात कर रहे हैं। ब्रिक्स की अध्यक्षता चाइना के पास है। बिम्स्टेक की अध्यक्षता श्रीलंका के पास है। G7 की अध्यक्षता जर्मनी कर रहा है। और इस साल नाटो की बैठक कहाँ पे हुई थी? स्पेन मैड्रिड में हुई थी। और अब आप लोग बताओ, इस साल क्वाड देशों की बैठक ये कहाँ पर हुई और अगले साल कहाँ पर होगी ये भी बताओ। अब हम बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल आपसे पूछा गया था अभी किस राज्य ने भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख पर एक पाठ की शुरुआत की है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है और इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो अब हमारा सेशन ओवर हो चुका है। अब मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ थोड़ी सी कि मॉर्निंग में सेशन अपलोड क्यों नहीं कर पाए। तो पता नहीं आजकल बड़े मेहमान आ रहे हैं घर पे
और दिक्कत ये हुई कि रात में मेहमान स्टे कर गए और हमारा इतना बड़ा घर है नहीं, तो मेहमान के साथ बच्चे वगैरह होते हैं, शोर वगैरह रहता है, तो काम हो नहीं पाता एक्चुअली। कहीं ऑफिस वगैरह हो, जैसे कि दूसरे बड़े बड़े यूट्यूब चैनल से उनके ऑफिस वगैरह हैं, खुद से अलग से रूम वगैरह है, तो दिक्कत नहीं आती है। लेकिन हर किसी के साथ ऐसा रहता नहीं है, क्योंकि अभी अपने यूट्यूब इतना ग्रो नहीं कर रहा है, ना इतना व्यूज़ आते हैं, तो अभी अपन इतने सक्षम है भी नहीं कि अलग से कुछ मैनेज कर सकें। यूट्यूब में इतना इनकम वगैरह होता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, होता नहीं है, होता है जिनके एक एक दिन में 1 लाख 1.25 लाख व्यूज़ आते हैं। तो सब कुछ डिपेंड करता है व्यूज़ पे। अपने 4 5 6 7 हज़ार व्यूज़ आते हैं, कुछ नहीं काम चलता है। तो खैर दिक्कत तो आती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ जैसे भी हो हम बने रहें, जितना हमारा साथ है ऊपर वाले ने लिखा है। बाकी फिर देखो आगे क्या होता है। लेकिन प्लीज़ अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर किया कीजिए। और मैं कोशिश करूँगा, देखो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि आपको मॉर्निंग में 4 बजे के आसपास, 5 बजे के आसपास डेली करंट अफेयर्स आपको मिल जाए, चाहे मेरी कुछ भी दिक्कत रहे, कोई भी परेशानी रहे। खैर आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू।